नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द शिक्षा कैपिटल आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। गांधीवादी दर्शन को एक मिनट थोड़ा फ़ोन गिर गया था। गांधीवादी दर्शन को बहुत अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ चुके हैं और मैं एक बार फिर आपको समझाना चाहता हूं कि आप जाएं गांधीवादी दर्शन, जो मैं वैचारिक पृष्ठभूमि पढ़ा चुका हूं। प्रीवियस ईयर कोई पेपर उठा के देखेंगे या आने वाले भविष्य में जो भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको अपने नोट्स से मिल जाएंगे, क्योंकि इस कदर से मैं इसी प्रकार से सोच के मैं नोट्स बनाए हैं कि भविष्य में भी काम आए और जो पीछे पेपर में हो चुके हैं उनको भी आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि मेरे नोट्सों में थोड़ी सी खास बात यही है कि अच्छे अच्छे पॉइंट मैं लेके आता हूँ। कहने का अर्थ है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और अभी जो मनोविश्लेषणवाद जो अभी जून में आपका पेपर हुआ, इससे जो प्रश्न बना है वो इसमें रखा हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ से प्रश्न उठाया गया था, ये भी इस नोट्स में आपको शामिल मिलेगा, ठीक है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के, बहुत अच्छे आप प्यार दे रहे हैं क्लासों में। एक बार मैं फिर आपको शुरुआत में ही बताना चाहता हूँ कि किसी भी बच्चे को यूजीसी नेट से शॉर्ट नोट्स या संपूर्ण नोट्स दोनों प्रकार किसी भी प्रकार के नोट चाहिए तो इस नंबर पर संपर्क करें 97215658 और 75। इस नंबर पर संपर्क कर लें, ठीक है। और बहुत अच्छे तरीके से आपको नोट्स भेज दिए जाएंगे आपके व्हाट्सएप पे। आप अपनी तैयारी को एक गति दे सकते हैं, बहुत अच्छा समझ में भी आएगा। मेरे नोट्सों में कुछ यही खास बात है, आपको समझ अच्छा आएगा। जो जो पॉइंट आप चाहते हैं वो पॉइंट पहले से ही क्लियर मैं कर देता हूँ, ठीक है। चलो, मनोविश्लेषणवाद, मन का विश्लेषण, इसके बारे में कई चिंतकों ने बहुत बारीकी से अपना व्याख्यान दिया है। क्या सवाल, यहीं से हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि मनोविश्लेषण शब्द अंग्रेजी के, देखो साइको एनालिसिस इम्पॉर्टेंट है। साइको एनालिसिस, क्या नाम है? साइको एनालिसिस फिजिको एनालिसिस का हिंदी पर्याय है। सबसे पहला पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। इस तो सबसे पहले एक विचारक आते हैं मनोविश्लेषणवाद के, जिनका नाम है, क्या नाम है बच्चा? जिनका नाम है सिगमंड फ्रायड, इम्पॉर्टेंट है। इनका समय, जन्म भी याद रखना 1856, मृत्यु 1939 में हुई थी। पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं सिगमंड फ्रायड के बारे में। सिगमंड फ्रायड का समय क्या है? 1856, मृत्यु 1939 में। इन्होंने देखो क्या बताया है मनोविश्लेषणवाद के बारे में। इन्होंने कहा कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में इनके द्वारा मानसिक रोगियों का इलाज करते हुए, मानसिक रोगी जो मानसिकता से ग्रस्त थे, मानसिक रोगियों का इलाज करते हुए मानसिक व स्नाविक विकारों के संबंध में दिया गया सिद्धांत व व्यवहार मनोविश्लेषण कहलाता है। क्या कह रहे हैं कि मानसिक रोगियों का इलाज, जो मानसिक रोग से ग्रस्त थे, उनको जो इलाज बताया गया उनके बारे में, वह स्नाविक विकारों के संबंध में दिया गया जो सिद्धांत व व्यवहार था, उसी को क्या कहते हैं? मनोविश्लेषण। सीधी सी बात, जो मानसिक तौर से जो बहुत परेशान रहते थे, उनको एक नुस्खा बताया गया, इलाज बताया गया, उसी को क्या कहते हैं? मनोविश्लेषणवाद। आप कई कहानी पढ़ेंगे, उसमें भी इसी प्रकार से मनोविश्लेषणवाद का प्रयोग खूब किया गया है, ठीक है। चलो देखो, फ्रायड यानी यही सिगमंड फ्रायड ने कहा कि सम्मोहन क्रिया, सम्मोहन जानते हो किसे कहा जाता है? सम्मोहन, जैसे कृष्ण है, सम्मोहनकारी है, वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप उनकी तरफ कब खींच गए। ऐसे लोगों को सम्मोहनकारी कहा जाता है। एक बार की बात है कि एटीएम के बाहर एक महिला पैसे निकालने गई थी, ठीक है। और जैसे ही पैसे निकाल के आई, बाहर से एक व्यक्ति आया जो बहुत सम्मोहनकारी था। सम्मोहनकारी कहने उनके पास कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो आपके पास 1 मिनट खड़े रहेंगे और न जाने वो कौन सी क्रियाएं करते हैं कि आप सब कुछ लुटा देंगे। कैमरा वालों ने देखा भी बाद में, वो जब सम्मोहन के भाव से हटता है, जैसे एटीएम से पैसे निकालते हैं, एक व्यक्ति आता है और ना जाने वो कौन सी क्रिया करता है कि उस एटीएम के जितने पैसे निकाले थे, इनके पास जो गहने थे, उठा के उस व्यक्ति को दे दिया और वो व्यक्ति वहाँ से गाड़ी में बैठे आराम से निकल भी गया।
बाद में जब वो भाव क्रिया उनके ऊपर से हटी और उसके बाद में वो पुलिस स्टेशन गई तो अपना बताने लगी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो आए सब लोग, कैमरा चेक किए, कैमरे में ये सब दिखा रहा है कि आया है और पैसा भी लिया है और ये हाथ हिला के हाय हाय बाय बाय कर भी रही हैं। मतलब इसी को कहते हैं सम्मोहन क्रिया। ठीक है, जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सम्मोहित हो जाता है, इस प्रकार सम्मोहित कि अपने आप अपना आपा ही खो दे। अथवा वार्तालाप में स्वच्छंद विचार साहचर्य से कई पुराने अनुभव पुनर्जीवित हो जाते हैं। सम्मोहन क्रिया, ठीक है। अथवा वार्तालाप में स्वच्छंद विचार, याद रखना, वार्तालाप में स्वच्छंद विचार साहचर्य से कई पुराने अनुभव पुनर्जीवित हो जाते हैं। काम वृत्ति, देखो काम वृत्ति और उसका अचेतन रूप से दमन इन अनुभवों का मूल कारण है। जो काम वृत्ति है, ठीक है, जो काम की भावना है, उसके अचेतन रूप से, जिसमें चेतना ही ना हो, ठीक है, रूप से दमन, उसका दमन करने वाले अनुभवों को मूल कारण माना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सम्मोहन क्रिया। और क्या कहा है कि सहस्वी दमित काम वृत्ति, सहस्वी दमित यानी सहसोपन, वह मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जिस पर वे पहुँचे। फ्रायड बता रहे हैं, उन्होंने इसे जीवन के मुख्य प्रेरक शक्ति माना है। सम्मोहनकारी को उन्होंने जीवन को मुख्य प्रेरक शक्ति माना है। किसने? फ्रायड ने। यह शिशु के जन्म से ही क्रियाशील रहती है और इसका दर्शन मानव के समस्त व्यवहार में अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसके लिए वे लिबिडो, याद रखना, लिबिडो शब्द का प्रयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट ये बात है कि लिबिडो शब्द का प्रयोग किसने किया है? लिबिडो शब्द का प्रयोग बच्चा किसने किया है? तो आप कहोगे सिगमंड फ्रायड। कौन? सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ने लिबिडो शब्द का प्रयोग किया है। किसका? लिबिडो शब्द, सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड 3 बार बोलो कि हाँ गुरुजी, लिबिडो शब्द का प्रयोग किसने किया है? सम्मोहनकारी के लिए, शिशु के लिए किसने किया है बच्चा? तो सिगमंड फ्रायड। इंपॉर्टेंट। फिर कहते हैं कि सहसों में मानस में केवल इड ही विकसित रहता है, दमन का प्रश्न नहीं उठता है। जो सहसों में जो मानस है, जो मानसिक स्थिति है, उसमें इड ही विकसित रहता है, दमन का प्रश्न नहीं उठता है। किंतु सामाजिक और नैतिक दबाव के कारण, याद रखना इंपॉर्टेंट है, अहम सुपर ईगो का जो विकास होने लगता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया इड, आपसे पूछा जाएगा लिबिडो, आपसे पूछा जाएगा अहम की भावना, आपसे पूछा जाएगा सुपर ईगो। ये सब सिद्धांत पॉइंट किसने दिए? तो सिगमंड फ्रायड। किसने दिया बच्चा? सिगमंड फ्रायड। सुपर ईगो किसने दिया? सिगमंड फ्रायड। अहम जो है सिगमंड फ्रायड। विकास होने लगता है और स्वाभाविक काम इच्छाएं दमित होने लगती हैं। अचेतन मानस का निर्माण इन दमित इच्छाओं से होता है। ठीक है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। शिशु की काम वृत्ति अपने माता पिता, याद रखना, शिशु की जो काम वृत्ति है, शिशु की काम वृत्ति अपने माता पिता और भाई बहनों की ओर प्रेरित होती है। किंतु नैतिक निषेधों के कारण यह वृत्ति दमित होती रहती है और व्यक्ति के मन में कुंठाएं पैदा हो जाती हैं। आप लोग पढ़ा होगा उपन्यास, कौन सा उपन्यास नहीं पढ़ा? अरे शेखर एक जूनी मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है, मनोवैज्ञानिक जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो शेखर के मन की स्थिति क्या है? वो माता पिता को काम की भावना में देखता है, तो उसके अंतर्गत भी काम की भावना जागृत होती है। ठीक है, तो यही बात देखो ना, माता पिता, ठीक है, कुंठाएं पैदा हो जाते हैं। फ्रायड के सिद्धांत में, याद रखना, फ्रायड के सिद्धांत में इडिपस कुंठा इंपॉर्टेंट है। इडिपस कुंठा का विशेष महत्व है। ग्रीक नायक, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ग्रीक नायक इडिपस, जिसे अपने माता पिता की हत्या कर अपनी माँ से विवाह किया था। क्या बात है! कौन था ग्रीक नायक? कौन था? इडिपस, जिसने अपने माता पिता की हत्या कर अपनी अपने पिता की हत्या कर अपनी माँ से विवाह कर लिया था। कौन? इडिपस था। कौन? इडिपस था। कौन? इडिपस। देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, के नाम पर है। ठीक है, ग्रीक नायक, याद रखना, इडिपस कुंठा किसके नाम पर है? तो इडिपस के
किसके? विशेष महत्व ग्रीक नायक इडिपस के नाम पर है, इंपॉर्टेंट है। फ्रायड के अनुसार ये दमित वासनाएं और कुंठाएं साधारण स्वस्थ जीवन में भी अपने को व्यक्त करने का प्रयास करती हैं, परंतु सुपर ईगो द्वारा निर्मित प्रतिरोध के कारण ये अपने स्वाभाविक रूप से प्रकट नहीं हो पाती और कपट वेशों में व्यक्त होती हैं। ये कपट रूप, याद रखना, ये कपट रूप जागृत और स्वप्न जीवन की भूलें हैं। क्या है? भूलें हैं। अधिक प्रबल होने पर कई मानसिक स्नाविक रोग हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। कौन कौन मानसिक होते हैं? एक हिस्टीरिया हो जाता है, खंडित व्यक्तित्व हो जाता है, व्यक्तित्व उसका खंडित हो जाता है, अपराध की भावना जागने लगती है। अब देखा होगा शेखर के अंतर्गत ये अपराध की भावना जागने लगती है। याद रखना ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि मानव का छोटे से छोटा व्यवहार भी सप्रयोजन होता है। कौन कहता है? सिगमंड फ्रायड कहते हैं। कौन कहते हैं? सिगमंड फ्रायड। मानव का छोटे से छोटा व्यवहार भी सप्रयोजन होता है, ठीक है, यानी प्रयोजन के साथ होता है। प्रयोजन मतलब एक लाभ होता है, इच्छा होती है, ठीक है। चलो, मानसिक जीवन में कुछ भी अकारण अथवा निष्प्रयोजन नहीं होता है। प्रयोजन या प्रेरणा मुख्यतः कोई काम इच्छा होती है जिसे हम मनोविश्लेषण के द्वारा जान सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें तो फ्रायड के विचारों का कला और साहित्य पर गहरा प्रभाव पड़ा है। फ्रायड के अनुसार अचेतन मानस की संचित प्रेरणाओं और इच्छाओं से ही कला और धर्म दोनों का उद्भव होता है, ठीक है। साहित्य और कला का जन्म तब होता है जब दमित वासनाएं उदात्त रूप में अभिव्यक्त होती हैं। साहित्य, कला, धर्म आदि सभी को फ्रायड इन्हीं संचित वासनाओं और प्रेरणाओं से उद्भूत मानता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें तो फ्रायड के सहयोगी कौन कौन थे? देखो, एक तो एडलर और युंग। फ्रायड के सहयोगी में कौन कौन? एडलर और युंग ने फ्रायड से असहमति रखकर कुछ विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन भी किया। ये लोग असहमत रहे थे, एडलर और युंग। अब एडलर देखो क्या कहेंगे, इंपॉर्टेंट है। एडलर ये कहते हैं कि एडलर के मनोविज्ञान में देखो लिबिडो अथवा काम वृत्ति से अधिक महत्व इन्होंने किसका दिया? अहम को दिया है। इन्होंने लिबिडो और काम वृत्ति को महत्व दिया था, ठीक है। लिबिडो किसको? फ्रायड ने। मगर एडलर कहते हैं कि मैं लिबिडो अथवा काम वृत्ति से अधिक महत्व किसको दूंगा? अहम को दूंगा। किसको? अहम की भावना को। किसको? अहम की भावना को किसने दिया? एडलर ने। किसने दिया बच्चा? एडलर ने। एडलर ने लिबिडो अथवा काम वृत्ति से अधिक महत्व किसका दिया? किसको दिया बच्चा? अहम की भावना को, ठीक है, इंपॉर्टेंट। उनका मत है कि फ्रायड काम वृत्ति को अनावश्यक महत्व देते हैं। काम वृत्ति के अतिरिक्त अहम की मांग भी मानसिक स्नाविक रोगों का मूल कारण हो सकती है, ठीक है, मूल कारण हो सकती है, इंपॉर्टेंट है। एडलर के मनोविज्ञान में याद रखना आत्मस्थापन की प्रवृत्ति ही प्रमुख है। एडलर के मनोविज्ञान में आत्मस्थापन की प्रवृत्ति ही प्रमुख है, काम वृत्ति नहीं है। एडलर के मनोविज्ञान में आत्मस्थापन की प्रवृत्ति ही प्रमुख है, काम वृत्ति नहीं है। हीनत्व कुंठा मानसिक स्नाविक रोग का मूल कारण है। जो हीनत्व कुंठा है वो मानसिक स्नाविक रोग का मूल कारण है। मानसिक स्नाविक रोग का क्या है? मूल कारण है। हीनत्व कुंठा मानसिक स्नाविक रोग का मूल कारण है। मानसिक स्नाविक रोग का क्या है? मूल कारण है। मानसिक स्नाविक रोग का मूल कारण है, इंपॉर्टेंट है। यथार्थ से संघर्ष के कारण व्यक्ति के आत्मस्थापन को संतुष्ट नहीं मिल पाती और उसमें हीन भावना भी विकसित हो जाती है, ठीक है, इसीलिए कहते हैं आत्मकुंठा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जुंग, इन्हीं को युंग कहा जाता है। ये सब मनोविश्लेषणवादी हैं। इनका जन्म 1875 में, 1961 में मृत्यु हुई थी। वह भी फ्रायड के इस मत से असहमत थे कि जीवन की प्रमुख प्रेरक शक्ति क्या है? काम वृत्ति है। देखो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पॉइंट बच्चा द इम्पोर्टेंट है। देखो, वह भी फ्रायड के इस मत से बहुत असहमत है कि जीवन की प्रेरक शक्ति क्या है? काम वृत्ति। ये कौन मानते हैं? जुंग मानते हैं। जुंग का कहना है कि फ्रायड, देखो, वह भी फ्रायड के इस मत से असहमत थे कि जीवन की प्रमुख प्रेरक शक्ति काम वृत्ति। ये फ्रायड मानते थे ना,
कि जो जीवन की प्रेरक शक्ति क्या है, काम वृत्ति, पर ये जुंग इनसे असहमत है। उन्होंने कहा कि लिबिडो शब्द का अधिक विस्तृत अर्थ लिया, जिसमें फ्रायड की काम वृत्ति और एडलर की आत्म विस्थापन वृत्ति दोनों ही समन्वित है। ठीक है, ये जुंग कहते हैं। वह उसे जीवन की वह प्रारंभिक सामान्य प्रेरक शक्ति मानते हैं जो मानव के सभी व्यवहारों में, जो बच्चा ठीक है, जो मानव के व्यक्तित्व के प्रकारों का सिद्धांत युग का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत। उनके अनुसार व्यक्तित्व मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। देखो कौन कौन से व्यक्तित्व होते हैं, इंपॉर्टेंट है। एक तो वे जिनका ध्यान और शक्ति अपने पर ही केंद्रित रहती है। दूसरे वे जिनकी शक्ति सामाजिक और भौतिक वातावरण की ओर प्रकट होती है। एक तो वे जिनका ध्यान और शक्ति अपने पर ही केंद्रित रहती है, जुंग का कहना है, युंग का कहना 1875-1961, और भौतिक वातावरण की ओर प्रकट होती है। ठीक, पहले प्रकार की व्यक्तित्व याद रखना, पहले प्रकार का जो व्यक्ति है वो अंतर्मुखी तथा दूसरे प्रकार का बहिर्मुखी, पहले प्रकार का अंतर्मुखी, दूसरे प्रकार का बहिर्मुखी होता है। जहाँ विचारों और भावनाओं में केंद्रित होने के कारण अंतर्मुखी व्यक्ति अधिक भावुक, कल्पनाशील, एकांत प्रिय और अव्यवहारिक होते हैं। ये अंतर्मुखी व्यक्ति कैसे होते हैं, भावुक होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, एकांत प्रिय, हमेशा एकांत में जाना चाहते हैं, अव्यवहारिक होते हैं, उनके अंदर व्यवहार विशेष नहीं होता है, जो अपने अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। बहिर्मुखी जिनके अंदर बहुत दिखावा होता है, वे व्यक्ति व्यवहार कुशल, समाज प्रिय होंगे, क्रियाशील अधिक रहते हैं। कौन, देखो ये मानसिक, इसी को कहते हैं मनोविश्लेषण। अब कुछ है मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव क्या है, याद रखना। देखो मनोविश्लेषण का सिद्धांत 20वीं सदी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत, जिसने साहित्य, याद रखना, जिसने साहित्य और कला की दुनिया पर भी व्यापक प्रभाव डाला। ठीक है, कला के क्षेत्र में याद रखना दादावाद 1916, जिसको डाडावाद भी कहते हैं, अति यथार्थवाद जैसे आंदोलनों को मनोविश्लेषणवाद से प्रेरणा मिली। आपसे पूछा जाएगा कि मनोविश्लेषणवाद की उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, तो दादावाद या डाडावाद से या अति यथार्थवाद जैसे आंदोलनों से प्रेरणा मनोविश्लेषणवाद को मिली थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नैतिकता, याद रखना, नैतिकता और उसके प्रतिमानों पर एक नई समझ विकसित हुई और स्वच्छंद विचारों की एक नई पीढ़ी के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त हुआ था। ठीक, इम्पोर्टेंट। अंग्रेजी साहित्य में याद रखना D.H. लॉरेंस, क्या नाम है, D.H. लॉरेंस और जेम्स जॉयस, D.H. लॉरेंस और जेम्स जॉयस, D.H. लॉरेंस और जेम्स जॉयस इसके प्रमुख लेखक। D.H. लॉरेंस और जेम्स जॉयस, D.H. लॉरेंस, जेम्स जॉयस इसके प्रमुख लेखक अंग्रेजी साहित्य में मनोविश्लेषणवाद। ठीक है, आगे बात करें तो आलोचनात्मक प्रयोग के स्तर पर जेम्स द्वारा शेक्सपियर के हैमलेट के साहित्य में प्रथम मनोविश्लेषणात्मक आलोचना हुई। यह साहित्य में प्रथम मनोविश्लेषणात्मक आलोचना भी थी। हिंदी में याद रखना, हिंदी में इलासचंद जोशी थे, जैनेंद्र और अज्ञे। हिंदी में इलासचंद जोशी, जैनेंद्र, अज्ञे आदि के साहित्य पर इस सिद्धांत का प्रभाव दृष्टिगोचर भी होता है। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है यूजीसी नेट के जून वाले में, तो आप लोग इसका उत्तर देंगे। 114 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, किसी का तो वहाँ से मैंने लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मनोविश्लेषण से संबंधित है? ए ऑप्शन, मनोविश्लेषण शब्द अंग्रेजी के फिजिको एनालिसिस का हिंदी पर लिया है। ए देख लेते हैं। बी क्या है, इडिटिपस कॉम्प्लेक्स ग्रीक नायक इलेक्ट्रा के नाम पर है, देख लो। आगे बढ़ते हैं, बी ऑप्शन देख लेते हैं। सी, फ्रायड का मानना है कि मानव का छोटे से छोटा व्यवहार भी सप्रयोजन होता है। डी, एडलर के अनुसार लिबिडो और काम वृत्ति का उतना महत्व नहीं है जितना अहम का है, ये डी हो गया। ई, युंग ने
इड, ईगो और सुपर ईगो की परिकल्पना प्रस्तुत की, बताइए। ABCD में नीचे दिए गए विकल्पों में से बताना A और B, केवल BCD या केवल ACD या C और E। आप लोग इसको एक बार दोबारा पढ़ेंगे, फिर बेहतर समझ में आ जाएगा। फिर से देखना चाहो तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है बच्चा कि मनोविश्लेषण शब्द का अंग्रेजी अनुवाद क्या है, FAQ एनालिसिस है। ऑप्शन नंबर A सही है। B, एडिपिस कॉम्प्लेक्स ग्रीक नायक इलेक्ट्रा के नहीं, एडिपिस के नाम से ही था। याद रखना, किसके नाम से? एडिपस के नाम से, जिसने अपने पिता की हत्या करके क्या किया था? माँ से शादी कर ली थी। ऑप्शन सी, फ्राइड का मानना है कि मानव का छोटे से छोटा व्यवहार भी साफ प्रयोजन होता है। ऑप्शन नंबर सी भी सही है, ठीक भी गलत है। डी, एडलर के अनुसार लिबिडो अथवा काम वृत्ति का उतना महत्व नहीं जितना अहम का। ऑप्शन नंबर डी भी सही है। ए, युंग ने इड, ईगो, सुपर ईगो, युंग ने नहीं बेटा, किसने? फ्राइड ने की माना था। किसने? फ्राइड ने। तो ऑप्शन नंबर ए, सी, डी। ऑप्शन नंबर 3 देखो, आप लोग कहते हैं वैचारिक पृष्ठभूमि कठिन क्वेश्चन पूछा कि सही से पढ़ोगे, वैचारिक पृष्ठभूमि से भी प्रश्न नहीं गलत होगा, ये मेरा वादा है। हमने आपसे ऐसे नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ आपसे, मैं वैसे नहीं बोलता हूँ। मैं कह दूँ कि जिस दिन मैंने संपूर्ण सिलेबस पढ़ा दिया ना, मैं 80 नहीं 85% आपके अपने नोट से निकाल के दिखा दूँगा, ठीक है? जिस दिन, क्योंकि 10 क्वेश्चन बस उपन्यास और निगद्धा की मैं बात नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है? बहुत ज़्यादा बड़ा है। मगर फिर भी अगर 15 क्वेश्चन दोनों से आए, अन्य गद्य उपन्यास से, तो मैं 7-8 तो अपने से निकाल ही दूंगा, ठीक है? मगर क्या है, आप लोग भरोसा नहीं करेंगे। आप लोगों को क्या ही चाहिए, बड़े बड़े चैनल को देखना है। अरे बच्चा, बड़े चैनल पर मत जाइए, ठीक है? तो इस बात को हमेशा याद रखना। मैं बड़े बात नहीं कह, जाइए, बिल्कुल जाइए, जहाँ से जो अच्छा मिले पढ़िए। मगर मैं ये भी सोचता हूँ कि आप लोग थोड़ा शॉर्टकट कम अपना के अगर गहराई से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो JRF पक्का होगा, ठीक है? JRF कोई बड़ी बात नहीं है, आपने सोच लिया JRF आपके मन में होगा, बस शॉर्टकट तरीका अपनाना छोड़ दीजिए। क्योंकि पढ़ाई का मूल मंत्र या कोई पढ़ाई का शॉर्ट तरीका बेटा नहीं होता है। जब भी पढ़ें गहराई से पढ़ें, क्योंकि आपको JRF चाहिए। और JRF मतलब 25 से 30 लाख। JRF का मतलब कि एक पूरे भारत में 1% लोग पास होते हैं, ठीक है? JRF का मतलब कितना? कम से कम 100 क्वेश्चन के ऊपर, यानी 105, 10 पे आप बात करें। अगर आप OBC है तो 105, अगर जनरल में है तो 107-8 क्वेश्चन सही करें तब आप JRF होंगे। हिंदी की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब शॉर्टकट से तो नहीं होने वाला है, ठीक है? तो जो बच्चे शॉर्टकट्स अपना रहे हैं, प्रभु उनका हो जाए, बहुत अच्छा है, ठीक है? समझ लो कि आप पे साक्षात सरस्वती माता का आशीर्वाद है कि अगर आपका हो जाए शॉर्टकट पढ़ के। मगर मेरा मानना है शॉर्टकट पढ़ने वालों का सिर्फ नेट हो सकता है, JRF होना बहुत मुश्किल का काम है, ठीक है? चलो, बाकी आप लोगों की मेरी बातें कड़वी लगेंगी, मैं सब समझता हूँ, कोई नहीं, एक दिन मेरी बातों को आप याद रखेंगे। अगर किसी को नोट चाहिए तो 97 21 56 58 और 75 इस नंबर पे संपर्क करें। आपको UGC नोट के दोनों प्रकार के नोट्स मिल जाएंगे, शॉर्ट्स भी मिल जाएंगे और संपूर्ण नोट्स भी मिल जाएंगे। जिसमें जैसे कहानी पढ़ाऊंगा तो संपूर्ण का नाटक, संपूर्ण नाटक, ठीक है? उसके अंतर्गत यही होगा जिस प्रकार से मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, उसी प्रकार से वो भी नोट्स होंगे अच्छे लेवल के, ठीक है? चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। मनोविश्लेषणवाद खत्म हो चुका है, अगला हम अस्तित्ववाद पढ़ेंगे। सब प्रश्न दिखाएंगे, अभी तक जितने प्रश्न आ चुके हैं सब साथ में, इसी प्रकार से हम क्वेश्चन भी साथ में डाल दिया करेंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।